नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं द्रोण विजन यूट्यूब चैनल से। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जीएस और जीके की, जो आपके आने वाले एग्जाम है एसएससी जीडी का और आरआरबी एनटीपीसी का। तो उसके लिए एकदम कमर कस लीजिए, आप बढ़िया से रिवीजन कीजिए घर पर अच्छे से और हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ कैन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड? सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे पद से हटाया जाता है? तो ऑप्शन ए, बाय द बिल ऑफ द चीफ जस्टिस, यानी कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। क्या ऐसा होता है? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर हटाया जाता है, तो ये तो गलत है। बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाता है, बिल्कुल हटाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन और देख लेते हैं कोई ऑप्शन इससे भी बेटर मिल जाए। सी, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। डी, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की सिफारिश पर, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है एक बार फटाफट से बता दो। तो देखो भाई, इसमें ये है आपका, ये ध्यान रखना है आपको। हाँ सही दिख रहा है, कोई नहीं। इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उनको पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उनके पद की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है महाभियोग। महाभियोग, महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभियोग प्रक्रिया, यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, ये संसद में लाई जाती है, संसद में लाई जाती है और ये पास हो जाती है, ये प्रस्ताव पास हो जाता है स्पेशल मेजॉरिटी से। तो फिर जो है संसद राष्ट्रपति को बता देती है कि प्रस्ताव पास हो गया है इनको हटाने का। तो फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पद से हटा देंगे। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पद से हटा देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आंसर हो जाएगा आपका डी। हटाया तो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा ही, लेकिन कैसे? बाय द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बिल पास हो जाएगा, पार्लियामेंट राष्ट्रपति को बता देगी, राष्ट्रपति जजेस को हटा देंगे समय से पहले। क्लियर? बाकी अगर जो है ये पद से नहीं हटाए जाते हैं तो 65 साल की उम्र तक ये जज बन के रह सकते हैं। 65 साल तक, 65 साल की उम्र तक ये जज बन के रह सकते हैं। अपने खुद से भी ये जज इस्तीफा दे सकते हैं अगर इन्हें आगे काम नहीं करना, तो सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं करना, तो ये खुद से भी अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को दे सकते हैं और पद छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट इज नॉट ट्रू? भारत में राज्यों के अंदर जो राज्यपाल होता है उनसे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये तो सही बात है, हमें बताना है गलत। अगला, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही बात है। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, बताओ यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल, सी देख लेते हैं, वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, ये भी सही बात है। डी, यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी पद से हटाया जा सकता है। अब बता दो इन 4 ऑप्शन में गलत कौन सा है? गवर्नर से संबंधित, गवर्नर के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है? तो भैया देखो, शुरुआत में हमने देख लिया, पहला ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो ये तो सही बात है।
है ना। दूसरा भी सही है कि एक गवर्नर एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तीसरा भी सही है कि वो 5 साल के लिए पद पर रहता है, ठीक है। डी गलत है। डी क्या कह रहा है कि राज्यपाल को हटाने से संबंधित जो विधेयक है वो उस राज्य की विधानमंडल में पास हो जाता है तो राज्यपाल को हटा दिया जाएगा। तो पहली बात ध्यान से सुन लो आप, राज्यपाल को हटाने के संबंध में कोई भी ऐसा प्रस्ताव पास नहीं किया जाता। राज्यपाल के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता उस राज्य की विधानमंडल में, क्योंकि राज्यपाल को डायरेक्टली राष्ट्रपति हटा सकते हैं। राज्यपाल को कौन हटा देता है? राष्ट्रपति, और उसके लिए किसी प्रस्ताव को पास करवाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। What kind of tax is GST? GST, Goods and Services Tax. Goods and Services Tax. Services Tax ये किस प्रकार का टैक्स है? वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का टैक्स है? प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, या निर्भर करता है वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार पर, या इनमें से कोई नहीं? बता दो जरा। तो जीएसटी क्या है भैया? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, ये ध्यान रखना है आपको। अब टैक्स जो जनरली क्लासिफिकेशन होता है टैक्स का, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले को बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स और दूसरे को बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो हैं जिस पर इंपोज किए जाते हैं, वो टैक्स जिस पर इंपोज किए जाते हैं वही व्यक्ति पे करता है उस टैक्स को। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जिस पर इंपोज किए जाएंगे, जिस पर लगाए जाएंगे, वो पे नहीं करेगा। वो पे नहीं करेगा, वो ट्रांसफर कर देगा इस टैक्स को दूसरे पर, ठीक है। क्लियर? तो ये याद रखना है। तो वस्तुएं हम खरीदते हैं तो हम टैक्स देते हैं जीएसटी, और लगाया जाता है कंपनी के ऊपर। समझ रहे? तो ये ध्यान रखना है। बाकी जीएसटी, जीएसटी को कब पारित किया गया था? 2016-17 में। और इसके लिए अमेंडमेंट कौन सा हुआ था? 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, ध्यान रखना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लीजिए क्या बोल रहा है ये, और करेक्ट बताना है आपको, ठीक है। पहला, जो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और राजस्व राज्य प्रभारी मंत्री या केंद्र में वित्त सदस्य होते हैं वो करते हैं, ठीक है। दूसरा, कर की दर छूट वाले समान जीएसटी परिषद तय करेगी और नई कराधान व्यवस्था के तहत सीमा भी वही तय करेगी। यानी कि जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड द न्यू टैक्स रेट एग्जैम्प्टेड गुड्स, यानी कि किस किस सामान पर जीएसटी नहीं लगेगा ये भी तय करने का अधिकार किसका होगा? जीएसटी काउंसिल का होगा, जीएसटी परिषद का होगा। तो दूसरा भी सही है। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स विल हैव द ऑप्शन टू लेवी वीएटी, राज्य सरकारों के पास ये ऑप्शन है, विकल्प है कि वो वीएटी को लागू कर सकते हैं, वीएटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार का टैक्स है। तो ये गलत बात है, तीसरा गलत है। और आपको बताना है करेक्ट, तो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ये याद रखेंगे आप, ठीक है, भूलना नहीं है। आगे, संकल्प सक्षम प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, ये जो सक्षम प्रोजेक्ट है, सक्षम प्रोजेक्ट है, इसका संबंध किससे है? पहला, स्किल डेवलपमेंट ऑफ एससी एंड एसटी पॉपुलेशन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है उसके विकास से संबंधित है, कौशल विकास से संबंधित है। दूसरा,
मिलिट्री यूनिट फॉर इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन हेतु ये एक मिलिट्री यूनिट है, सैन्य इकाई है। तीसरा, अ न्यू इनडायरेक्ट टैक्स नेटवर्क, ये एक नया अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क प्रणाली है। डी, क्रिएटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग दिव्यांग यूथ, दिव्यांग जो नौजवान हैं उनके बीच में कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, ये काम है इसका। तो भैया ध्यान रखेंगे आप अच्छे से, सक्षम प्रोजेक्ट क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स नेटवर्क है। सक्षम प्रोजेक्ट क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स नेटवर्क है। तो ये प्रोजेक्ट का नाम आप याद रखेंगे, सक्षम प्रोजेक्ट। ठीक, फिर है इन इंडिया विच वन अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स द फिस्कल पॉलिसी, भारत के अंदर राजकोषीय नीति कौन बनाता है? भारत के अंदर राजकोषीय नीति कौन बनाता है? बता दो भाई जल्दी से। भारत के अंदर राजकोषीय नीति, भारत के अंदर राजकोषीय नीति कौन बनाता है? बताओ भाई, भारत के अंदर राजकोषीय नीति कौन बनाता है? तो राजकोषीय नीति बनाने का काम होता है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, है ना। तो वित्त मंत्रालय बनाता है, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय बनाता है क्या? राजकोषीय नीति। अब ध्यान देंगे, इसी के जैसी एक पॉलिसी होती है जिसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। एक और पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति। कौन सी? मौद्रिक नीति। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? ये आरबीआई के अंडर में बनती है ना, भारतीय रिजर्व बैंक के अंडर में बनती है। और फिस्कल पॉलिसी बनती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंडर में। दोनों का अपने अपने लेवल पर काम होता है महंगाई को नियंत्रण करना, महंगाई को नियंत्रित करना। इन दोनों पॉलिसीज का काम होता है महंगाई को नियंत्रित करना। अब आप समझेंगे यहां, राजकोषीय नीति में तो सरकार क्या करती है? ये आपका सरकार की जो इनकम है उसको कम या ज्यादा करके करती है, या सरकार अपने खर्चे कम या ज्यादा करके ये पॉलिसी बनाती है। ठीक है, इस पॉलिसी का इंप्लीमेंट जब किया जाता है तो सरकार मार्केट की स्थिति को ऑब्जर्व करती है, बाजार की जो स्थिति है वर्तमान स्थिति उसको ध्यानपूर्वक स्टडी करती है और फिर तय करती है कि कौन सा एक्शन लिया जाए। क्या सरकार को आय बढ़ाने की आवश्यकता है, या सरकार को खर्च बढ़ाने की आवश्यकता है, या खर्च कम करने की आवश्यकता है, या आय कम करने की आवश्यकता है। ठीक, ये वही मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, सरकार कुछ टूल्स का इस्तेमाल करती है बाजार में मनी फ्लो को, मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, जैसे कि बैंक रेट, बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है दोस्त, आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें आप एक बार। पहला कथन कह रहा है कि एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप फैमिलियर होंगे इससे, एनपीसीआई से। तो एनपीसीआई हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, हमारे देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, हमारे देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत सहयोग कर रहा है, काम कर रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, एनपीसीआई हैज लॉन्च्ड रूपे, अ कार्ड पेमेंट स्कीम। रूपे नाम का जो डेबिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं, एटीएम कार्ड, वो रूपे ने लॉन्च किया है, तो ये भी सही बात है। ठीक है, तो एनपीसीआई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम करता है। एनपीसीआई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम करता है, तो इसलिए एनपीसीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहां दोनों स्टेटमेंट सही है आपके, तो आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, क्योंकि करेक्ट पूछा है आपसे, तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, इस पे कोई डाउट नहीं है। चलो,
Which of the following is a most likely consequence of implementing the unified payment interface? यूपीआई के लागू हो जाने से, यूपीआई को इंप्लीमेंट होने के बाद, यूपीआई को इंप्लीमेंट होने के बाद जो है क्या प्रभाव देखने को मिला है, क्या बदलाव देखने को मिला है, क्या सुधार देखने को मिला है, क्या खुशखबरी मिली है, किस परेशानी से हम जूझ रहे थे वो परेशानी दूर हो गई है। समझ रहे हैं? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई, यूपीआई के आ जाने से हमें क्या बदलाव देखने को मिला है? तो देखो, पहला, यूपीआई के आ जाने से मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे अब। तो यूपीआई के आ जाने से क्या हुआ कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं फोन पे, पेटीएम से, तो उसके लिए अब हमें वॉलेट में पैसा रखना आवश्यक नहीं है। मोबाइल वॉलेट जो होते थे, ये अपना वॉलेट नहीं, मोबाइल वॉलेट। पहले क्या होता था जब शुरुआत में ये चला था पेटीएम या आपका गूगल पे या फिर कहें फोन पे, तो उस समय इनके फोन पे वो पेटीएम वॉलेट होते थे, वॉलेट होते थे। तो अगर आप किसी से पैसा ले रहे हो तो वो आपके वॉलेट में जाएगा, बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा। आप किसी को दे रहे हो पैसा तो वो भी आपके वॉलेट से डिडक्ट होके सामने वाले के वॉलेट में चला जाएगा। बाद में क्या होता कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता वॉलेट में, करीब 2-4 करोड़ रुपए, ठीक है। फिर हमें बैंक में ट्रांसफर करना होता उसको, तो बैंक में ट्रांसफर करने पर फिर हमें चार्ज देना पड़ता उसका, कि बैंक में ट्रांजैक्शन करने का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन यूपीआई के आ जाने से क्या हुआ कि आप किसी को पेमेंट करेंगे तो डायरेक्ट आपके बैंक से ही कटेगा और सामने वाले के बैंक में ही जमा हो जाएगा, वॉलेट्स की अब आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बदलाव हमें यही देखने को मिला कि यूपीआई के आ जाने से मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। याद रखेंगे, तो ए आंसर करेक्ट हो गया। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया? भारत में विमुद्रीकरण हुआ, भारत में नोटबंदी हुई, तो उसके कई सारे उद्देश्य थे। नोटबंदी करने के पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य थे। आपको यह बताना है डीमोनेटाइजेशन के पीछे कौन सा उद्देश्य नहीं था। समझ रहे हैं, डीमोनेटाइजेशन के पीछे कौन सा उद्देश्य नहीं था? ए, रिडक्शन इन द यूज ऑफ कैश इन द इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कैश है उसकी प्रयोग को कम करना, क्या ये उद्देश्य नहीं था डीमोनेटाइजेशन का? ये तो उद्देश्य था ना भाई। नोटबंदी ही इसलिए की गई थी कि देश में जो कैश में ब्लैक मनी इकट्ठी हो रही है उसको कम किया जाए, नए नोट आ जाएंगे। तो ये तो ऑब्जेक्टिव है, हमें बताना है कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। बी, इंक्रीजिंग इन द यूज ऑफ डिजिटल मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना, ये भी सही बात है। सी, एक्सपेंडिंग द टैक्स बेस, यानी कि अब नए नोट आएंगे तो सरकार टैक्स वसूलेगी, तो सरकार का जो है राजस्व बढ़ेगा, तो टैक्स बेस बढ़ेगा, ये भी सही बात है। हमें बताना है कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। डी, इंक्रीजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, जीडीपी की ग्रोथ रेट को बढ़ाना, क्या डीमोनेटाइजेशन का ये उद्देश्य था कि जीडीपी की ग्रोथ रेट को बढ़ाना? नहीं, जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाना डीमोनेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये नहीं था। तो आंसर हमें यही बताना है कौन सा डीमोनेटाइजेशन का उद्देश्य नहीं था, तो वो है आपका जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना। जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना ये डीमोनेटाइजेशन का उद्देश्य नहीं था। Which one of the following statements correctly describe the meaning of legal tender money? Which one of the following statement correctly describe the meaning of legal tender money? लीगल टेंडर मनी, कानूनी निविदा धन, लीगल टेंडर मनी का आशय क्या है? भाई लीगल टेंडर मनी का मतलब आप समझ जाओ कि जो बाजार में आज पैसा चल रहा है उस पैसे से अगर आप किसी से कुछ खरीदने जाते हो तो वो व्यक्ति आपको सामान दे दे और उस नोट को एक्सेप्ट कर ले, तो समझ जाओ लीगल टेंडर मनी है। सरकार के हिसाब से जो मनी चल रही है हमारे देश में वो लीगल टेंडर मनी है। अब इसका मतलब क्या है? तो अब मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ टू डिफरे, ना ये नहीं है। बी, the money which a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claim,
आप सामान लेने गए और सामने वाले ने आपका जो नोट है वो एक्सेप्ट कर लिया और आपको सामान दे दिया, तो यही है लीगल टेंडर मनी का अर्थ। ठीक है, तो लीगल टेंडर मनी क्या है कि उस नोट से आप खरीद सकते हो और सामने, ऐसा नहीं है आप खरीद सकते हो, सामने वाला भी उस नोट को एक्सेप्ट करे, तो वो जो है मनी लीगल टेंडर मनी कहलाएगी। वो मनी क्या कहलाएगी? लीगल टेंडर मनी कहलाएगी। याद रहेगा? जल्दी से बता दो, याद रहेगा भाई? क्लियर है? फटाफट से बताएंगे, याद रहेगा? चलो, तो ये हमने डिस्कस किए, ये हमने डिस्कस किए। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। देखो इस सप्ताह के लिए मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, जिस टॉपिक को आपको डिटेल में स्टडी करनी है, भारत में बैंकिंग व्यवस्था। भारत में बैंकिंग व्यवस्था, भारत में बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो इस टॉपिक को आप डिटेल में स्टडी कीजिए, जितने भी एमसीक्यू हैं इसके उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बैंकिंग सिस्टम से बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन बैंकिंग सिस्टम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप। क्लियर? क्लियर है ये? ठीक है, करेक्ट, समझ आ गया? बहुत बढ़िया। तो भैया हर क्लास में बोलता हूं, क्लास अगर पसंद आती है तो एक बार कमेंट जरूर करें क्लास पूरी देखने के बाद। कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट कर दें, क्या पूछना है आपको, जिससे आगे की क्लास में उन चीजों को शामिल कर लिया जाए जिससे आपको उसका जवाब मिल जाए अच्छे से। समझ रहे हैं? क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बस इतना सा ही सहयोग चाहिए आप लोगों से। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस क्लास को अपने दोस्त यारों में, भाई बंधुओं में जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। मैं प्रेमपाल सिंह विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।